हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज फिजिक्स की कौन सी लेक्चर है? सिक्स्थ लेक्चर नंबर 6 है। सबसे पहले आप फिफ्थ लेक्चर तक की पूरी नोट्स प्रॉपर वे में आपने बनाया है कि नहीं? बनाए हैं। तो आज अपन उससे आगे बढ़ेंगे और थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ही करेंगे अभी के लेक्चर में। तो सबसे पहले फिफ्थ लेक्चर तक में अपन ने टोटल क्या क्या पढ़ लिया था। वेक्टर देख लिया था, वेक्टर की दो वेक्टर के बीच का एंगल देखा। फिर अपन ने देखा कि वेक्टर का रिजॉल्व कैसे करते हैं, थीटा के साथ कॉस थीटा और थीटा के सामने वाला साइन थीटा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि दो वेक्टर, दो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर हो वो क्या करता था, किसी भी वेक्टर को रिप्लेस कर देता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। उसके बाद जो है अपन ने एक दो क्वेश्चन देखे थे। रिजोल्यूशन के क्वेश्चन आज अपन उससे आगे देखते हैं। आई होप कि आपने जो 5 लेक्चर पहले स्टार्टिंग के पढ़े वो सब समझ में आए होंगे। तो आज अपन जो है उससे आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले एकदम बेसिक में थोड़ा करा दूं। मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक आर वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कितना आर कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला कितना आर साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर है। और हमने बोला था कि अगर इसको मान लो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते कि ये एक्स है और ये क्या है वाई एक्सिस, तो हमने लिखा था कि आर वेक्टर किसके बराबर था, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या आर साइन थीटा जे कैप। सही है। देख लो कि किसी भी वेक्टर को रिप्लेस किया जा सकता है उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। सही बात की गलत? सही है कि उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देगा। ये सारी बातें अपन ने पढ़ा था। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, ऐसे रटने हैं। हम ये भी पढ़ा था कि अच्छा एक्सिस होते हैं कि हम मानते हैं? हम मानते हैं। एक्सिस होता नहीं, रटना नहीं कैसे ही एक्सिस होते। एक्सिस हम मानते हैं ताकि क्वेश्चन क्या हो सके, आसानी से सॉल्व हो सके। तो अब एक्सिस को मान सकते हैं। क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल ये डिसाइड करेगा कि हम कैसे एक्सिस माने। तो एक क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने किया था, आज अपन उससे आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एकदम जीरो लेवल से पूरे डिफिकल्ट जे एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहे, बचने चाहिए। पढ़ने के बाद जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आया, ये किधर से आया, ये सब डाउट नहीं आने चाहिए। और अगर आपने प्रॉपर वे में सारे लेक्चर किए हैं तो आपको डाउट नहीं आएंगे। चलो क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। देखना इधर, मान लो ऐसा है, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ऐसे कोई प्लेन है जो एंगल है 30 डिग्री के। बोल रहा है कि इस प्लेन पे ऐसे कोई एक फोर्स है जो इस पे 90 का एंगल बना रहा है और ये एन है मान लो 100 न्यूटन की। क्वेश्चन यही है कि रिजॉल्व एन का मतलब है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अभी पढ़ेंगे अगले क्लास में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर की इस एन को बोलते हैं अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन टू कंपोनेंट फॉर्म या इन कंपोनेंट फॉर्म। स्क्रीन पॉज करके आप क्या कर सकते हो, पहले अटेम्प्ट करो खुद से, फिर मैं बताता। ये 90 का एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है।
आपको क्या करना है कि इस नॉर्मल रिएक्शन को आई कैप जे कैप के टर्म में लिखने हैं। कैसे नोट कर सकते हैं, सोच करके बताओ आप। अटेम्प्ट कर लिए, अब मैं करता हूं। देखो, आप सॉल्यूशन का डायग्राम अलग से बनाना, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन है उसी में सॉल्यूशन बना लेते हैं। नहीं, सॉल्यूशन के डायग्राम हमेशा अलग बनाया करो, नहीं तो 1-2 महीने के बाद आपको ये पता ही नहीं लग चलेगा ना। 1 से 2 मंथ के बाद आप सब भूलने लगते हैं पीछे की बातें। करंट चैप्टर जब चलता तो सब याद रहते हैं। मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं कि एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, सही है। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, तो ये कितना का 60 डिग्री। देख लो एक बार अच्छे से, समझ में आए या नहीं। अगर ये 30 तो ये 30, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल कितना का 60 की। अब इधर चलना, मेरे लिए ये सिंपल सा एक वेक्टर है ऐसा, जो n है और ये एंगल कितना का है 60 डिग्री का। सोचो इसके 2 कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, सोचो तो। ये वाले कंपोनेंट कितना, जल्दी जल्दी बोलो, n cos 60। ये वाला कितना, n sin 60। वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर बनाने के लिए ये देखो किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स में है या माइनस एक्स में है। तो माइनस एक्स में है तो माइनस आई कैप, और इसमें ये किधर है, प्लस वाई में या माइनस वाई में, प्लस वाई में, तो क्या प्लस वाई में है तो प्लस जे कैप। अब सोच के देखो, हमने बोला था कि ये एन वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, माइनस एन कॉस 60 आई कैप प्लस एन साइन 60 जे कैप। सही है। एन के बदले दे रखा है क्वेश्चन में मेरा 100 cos 60 होता 1/2 आई कैप प्लस 100 साइन 60 कितना √3/2 जे कैप। तो यहां से एन वेक्टर कितना का -50 आई कैप प्लस 50 √3 जे कैप। देखो मैंने रिजॉल्व कर लिया। आपके मन में एक डाउट हो, ये सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं। जरूरत है, आगे फिजिक्स पढ़ोगे तो फोर्स आएंगे, सब तरह के फोर्स। और बच्चा क्या करता, करे ये इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन हमको सॉल्व करने नहीं आता। आने चाहिए, बहुत सिंपल है। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल है, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर। ये माइनस एक्स में है तो माइनस आई कैप, ये प्लस जे में है तो प्लस वाई में है तो जे कैप। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ही बराबर एन वेक्टर है, और एन वेक्टर को मैंने रिजॉल्व कर दिया। बात क्लियर है मेरी या नहीं? नोट करो जल्दी में। सब क्लियर है सर? क्लियर है पूरा सर, और से क्लियर है? ऐसी तो नहीं है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। समझ करके जितना अच्छा अपन पढ़ेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। थोड़ा समय लगा करके। हो गए? आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन अपन बना सकते हैं इससे। चलो और देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के साथ पीछे भी कराए हैं। ये एंगल है 37 डिग्री, सही है। और ऐसे एक फोर्स लगा है F बराबर 100 न्यूटन का। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, सॉरी चलो ये तो आसानी से बता दोगे, इसमें कुछ नहीं करना है।
ये तो बहुत आसानी से बता दोगे। कितना? देखो एफ वेक्टर किधर की तरफ है, डायरेक्ट प्लस एक्स में, तो एफ वेक्टर को लिखने का क्या तरीका, 100 आई कैप, बस हो गया। एक्स में है तो एक्स के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, इसको स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ा हमको, यूनिट वेक्टर से मल्टीपल। मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन था तुमसे ये एंगल है 37 डिग्री, ऐसे एक फोर्स है एफ की 100 न्यूटन, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। एक्सिस होता है कि मानते हैं, मानते हैं एक्सिस होता नहीं, कहीं जरूरी नहीं ऐसा ही एक्सिस दिखे, ऐसा नहीं दिख सकता, ऐसा भी हो सकता। ये है मेरा वाई एक्सिस। क्वेश्चन आपसे वह है कि रिजॉल्व एफ वेक्टर, रिजॉल्व एफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। इस एफ वेक्टर को मैं लिख देता हूं, रिजॉल्व एफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। अभी घबराने नहीं है, कंपोनेंट फॉर्म लिखो। एफ वेक्टर को हमको रिजॉल्व करना है कंपोनेंट फॉर्म में, कैसे कर सकते हैं? ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके जल्दी में। बहुत सिंपल सी है ये, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि आज जो बच्चा जन्म लिया वो भी कर देंगे। नहीं कर देंगे? कर देंगे, बहुत सिंपल है ये तो। आजकल के बच्चे कितने ब्रिलियंट होने लगे। बहुत सिंपल है, एक बार ट्राई करो आप खुद से। क्या सर ये मेरे से नहीं हो रहा, आज कैसे कर देंगे? कर देंगे। ट्राई कर लिए, मैं करता, देखना। मेरे पास ये f है, मेरे लिए ये x है, x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस। देखना ये एंगल 90 का है। हमको पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना रहता है, 90। ध्यान से देखोगे तो ये भी एंगल 37 डिग्री की है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल कितना का है, 37 की। इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो, अगर ये f है तो ये क्या रहेगा, ये वाला थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या, cos थीटा। तो ये कितना का, f cos 37 डिग्री, और ये कितना, f sin 37 डिग्री, और ये f वेक्टर है। तो सोचो तो इस वेक्टर के हेड पे इसका टेल है, तो ये दोनों का सम हुआ कि नहीं? तो क्या लिखेंगे f वेक्टर को, f cos 37 डिग्री आई कैप, फिर प्लस क्या, f sin 37 डिग्री जे कैप। क्यों ये प्लस है? अच्छा, कंफ्यूजन। ये प्लस एक्स में, ये देखो तो प्लस वाई में है या माइनस वाई में, माइनस वाई में। तो माइनस वाई में है तो यहाँ माइनस आ जाएगी। एफ 100 दे रखा है, तो 100 cos 37, पता है क्या आपको cos 37 sin 37 ये सब? चलो नहीं पता था, हम बताएंगे, अभी के लिए लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 4/5 आई कैप माइनस 100 sin 37 होता है 3/5 जे कैप। ये एफ आ जाएगा कितना का, 64, 5 से 20, 80 आई कैप माइनस 60 जे कैप। देख लो
मैंने इस एफ को जो मैग्नीट्यूड में था उसको किस में, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कंपोनेंट फॉर्म में। और यही तो मेरा क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा था। इसमें ये क्यों नहीं, देखो यहाँ एक्सिस ऐसा ही है सिंपल सा, तो ये फोर्स सीधा किस में है, एक्स में, तो इसलिए सीधा सिर्फ इसमें आई कैप लिखा। नोट कर लो आप जल्दी में। इतने एग्जाम्पल से तो हम सीख लिए कि हम क्या किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। हो गए, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोच करके बताना कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। सोचो तो जरा, सोच करके बोलो तो, एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, आप सोच करके बोलो। एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट, 1 2 4 3 100 1 लाख 1 करोड़, कितने, इनफाइनाइट। बोलो ये कौन सा जादू है सर कि एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते, होते हैं। अभी आप देख सकते हो कि होंगे। मान लो कि ऐसे कोई वेक्टर है, आर वेक्टर, देखते चलना सिर्फ तुम। θ1 के अबाउट इसकी कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, सोच करके बोलो तो जल्दी में। जो कंपोनेंट इधर की तरफ होगा उसको क्या लिखेंगे, r cos θ1। चलो θ2 के अबाउट जो कंपोनेंट होगा उसको क्या, थीटा के साथ वाला cos θ, याद है कि भूल गए, r cos θ2 θ1। अच्छा θ3 के अबाउट क्या होगा, r cos θ3। तो सोचो ये θ1 θ2 कितने हो सकते हैं, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां बहुत लाखों करोड़ों इनफिनाइट। बोला जाता है कि एक वेक्टर के इनफिनाइट कंपोनेंट होते हैं, ये बात तो एकदम सही है। बट उस इनफिनाइट कंपोनेंट में से कोई दो ऐसा कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर है, वो उस वेक्टर को रिप्लेस कर देता है। एक वेक्टर के इनफिनाइट कंपोनेंट होते हैं, बट उस इनफिनाइट कंपोनेंट में से दो ऐसे कंपोनेंट जो आपस में क्या रहे, परपेंडिकुलर, वो कंपोनेंट रिप्लेस कर देता है। तो मैं सारी पॉइंट नोट करता हूं। अ वेक्टर हैविंग a vector having infinite number of component, a vector having infinite number of component out of infinite, इस इनफिनाइट में से, आउट ऑफ इनफिनाइट कंपोनेंट, इनफिनाइट कंपोनेंट टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट replaced the original vector, original vector। बहुत सिंपल सी बात, अगर एक वेक्टर है जैसे यहीं पे R लिया है, तो इसके दो कंपोनेंट जो आपस में क्या रहे, परपेंडिकुलर, ये दो कंपोनेंट है जो इसको क्या कर देगा, इस ओरिजिनल वाले वेक्टर को रिप्लेस कर देगा। सही है, यहां तक तो बात सर पल्ले पड़ी कि इस एक वेक्टर के इनफिनाइट कंपोनेंट होता है, बट उसमें से हम दो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर है, उस वो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। चलो यहां तक तो सर एकदम बात आपकी समझ में आई। एक अगला पॉइंट भी है जो जरूरी पॉइंट है बहुत ज्यादा। मान लो कि इधर है आर वेक्टर, ये एंगल है 90 डिग्री की, ये लाइन है,
अगर मैं पूछूं कि कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर along the given line, along the given line क्या होगा बोलो तो? अभी बताए थे क्या? r cos 90, कितना? r cos 90। बट एक जादू देखो, cos 90 तो सर 0 होते सर। यहां तो बात पल्ले पड़ी कि θ1 के साथ हो जाएगा r cos θ1, θ2 के साथ हो जाएगा θ2, θ3 के साथ हो जाएगा r cos θ3। बट अगर θ 90 हो जाए तो कितना कंपोनेंट है? 0। बोला जाता है कि एक वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक वेक्टर का, हम देखो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत कर जाओगे, सर ये कंपोनेंट कैसे लिखा? ये कंपोनेंट आर का कंपोनेंट है। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? आर का परपेंडिकुलर थोड़ी है, ये नहीं है ना। आर का परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो ये ऊपर वाला और ये अलग अलग बात है। बोला जाता है कि एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट होते हैं, ये बात तो तय है, बट उस वेक्टर के 0 कंपोनेंट होगा किस डायरेक्शन में? वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो यहां मिला है। तो इस पॉइंट को पहले आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों स्टार बना करके नोट करने वाली बात है कि आगे फिजिक्स में ये बहुत यूज में आने वाले हैं कि एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट होते हैं जिसमें से 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट उस वेक्टर को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस्ड ओरिजिनल वेक्टर। दूसरा क्या है कि एक वेक्टर का अगर कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखोगे तो क्या मिलने वाले हैं? 0। या इसी को अगर लैंग्वेज में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को अगर अपन लैंग्वेज में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं बताना? इसको ऐसे लिखते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर ऑन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये कुछ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आएंगे। मैं बोल रहा हूं कि देखो इस आर वेक्टर का हर एक तरफ इफेक्ट है, हर एक तरफ इफेक्ट है, बट 2 डायरेक्शन, ऐसा एक लाइन है, ऐसा ये जो ये आर के परपेंडिकुलर है ना, इधर भी इफेक्ट है। इस वेक्टर के हर एक तरफ इफेक्ट है कुछ ना कुछ, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। बट सोच के देखो, ये जो ऐसे करे गोला बनाओ चक्री सी, इस डायरेक्शन में ये जो प्लेन है, ये प्लेन, इस प्लेन पे कोई इफेक्ट नहीं है। इस प्लेन पे ये सब इफेक्ट है, बट इसमें इस लाइन पे जो मैंने ये वाला लाइन बनाया ना, इस पे नो इफेक्ट है। ये तो बहुत जादू वाली बात है, जादू है। जब याद करोगे अपन जो पहला चैप्टर काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे ना फिजिक्स के लिए, उसमें आएगा ये चीज, उसमें आएगा ये चीज, उसमें ये आने वाले हैं। कैसे? उसमें आएगा ये कि अगर 2D मोशन अपन पढ़ेंगे ना, समझे, 2D मोशन, तो उसके अंदर में क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होंगे ऐसे देखना। मैं एग्जांपल करके लिखता, अगर एक बॉल को यहां से फेंका गया, इधर से ऐसे फेंका गया, तो इस बॉल का इस डायरेक्शन में इफेक्ट ऐसे स्पीड दिया गया यूं, सोचो ये थीटा, तो इसके 2 कंपोनेंट हमको दिखेंगे इसे। एक तो इधर कितना u cos थीटा, ये क्या
u साइन थीटा, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही पे ड्रॉ कर देता हूं, देख लो। ये वेक्टर है और ये दोनों एक ही है, पैरेलली शिफ्ट कर लो तो ये वेक्टर एक ही है। g किधर होता है? इधर, और यही एक्सेलरेशन थे। अब सोच करके देखो एक बात, इस एक्सेलरेशन का इस पे क्या इफेक्ट होगा? कुछ नहीं, जीरो, नील बटे सन्नाटा। कोई होगा क्या इसमें? जीरो। क्यों? अभी तो सर आपने पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर के 90 डिग्री वाले पे जाओ, 90 डिग्री वाले पे, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। मैं लिख देता हूं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन u cos थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है, ये इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट कौन कौन सा? थीटा के साथ कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा। तो कॉस थीटा वाले पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। किस पे इफेक्ट पड़ेंगे? साइन थीटा वाले। बोला जाता कि एक वेक्टर का सभी डायरेक्शन में इफेक्ट है, बट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना उस वेक्टर के, उस पे कोई इफेक्ट नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखने वाला, कि जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का एक दूसरे पे कितना इफेक्ट होता है? जीरो का। मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को भी, इफ टू वेक्टर इज perpendicular to each other, then there is no effect, then there is no effect, there is no effect on each vector ड्यू टू अदर। दूसरे के द्वारा किसी एक, पहले के द्वारा दूसरे पे या दूसरे के द्वारा पहले पे, ड्यू टू अदर वेक्टर। इंपॉर्टेंट बात, एक वेक्टर का 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं होते हैं, बाकी उसके सब पे होते हैं। अगर अपन बात करें तो बाकी सब पे होता है इफेक्ट, किस डायरेक्शन में नहीं होता? 90 डिग्री पे। यहां पे ये गड़बड़ हुई कि ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सेलरेशन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर है? बोलो, मैं 10 बार रिपीट कर दूंगा कि अगर एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसके परपेंडिकुलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये पूरे फिजिक्स में आएंगे। आगे बढ़े? हाँ, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उस दोनों पे एक दूसरे का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। चलो, कंपोनेंट में अपन ने बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीखा कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। क्या वो इनफाइनाइट कंपोनेंट किसी वेक्टर को रिप्लेस कर सकता है? कर सकते हैं, बट कम से कम दो ऐसे कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर है वो मिलकर के एक वेक्टर को रिप्लेस कर देगा। तो मतलब अगर एक वेक्टर को हमको रिप्लेस कराने तो दो परपेंडिकुलर उस वेक्टर के कंपोनेंट देख लो, दो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर है। दूसरा बात पढ़ा कि एक वेक्टर का हर एक डायरेक्शन में इफेक्ट होता है, बट 90 पे कितना का इफेक्ट? जीरो का। सही है। चलो, 5 वेक्टर पढ़े, मैं आपको काउंट करा देता हूं। नल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और कौन सा? यूनिट वेक्टर।
हमने इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन भी किए, वेक्टर की मैग्नीट्यूड देखा, एंगल देखा। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो इक्वल वेक्टर। 6th नंबर पे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे? दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और क्या डायरेक्शन होते हैं। तो दोनों को इक्वल कब बोलेंगे? जब ए बराबर क्या रहे? ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर होगा। कब? जब ए और बी के बीच सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो। तो मैं लिख देता डेफिनेशन क्या है। टू वेक्टर is said to be equal if their magnitude as well as direction is सेम। अगर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होगा तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों वेक्टर इक्वल है। जैसे मैग्नीट्यूड लेंथ से पता लगता है, मैग्नीट्यूड लेंथ से पता लगता है, तो लेंथ सेम है तो इसका मतलब ए की जो मैग्नीट्यूड है वो बी की है। डायरेक्शन एरो से पता लगता है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहां पे ये ए वेक्टर किसके बराबर है? बी वेक्टर के। हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर है, और ये एग्जांपल है किसका? इक्वल वेक्टर का। लिख लो। लिखा? चलो, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये जरूरी है। इक्वल वेक्टर, जैसे मान लो, हम मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर जो है ये है मेरा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर जो है वो कितना के? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। इफ ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के। अच्छा, मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है। अगर ए बराबर बी के है देन क्या रिलेशन होंगे? सोच करके बोलो तो क्या कंडीशन होगा कि हम दो वेक्टर को इक्वल बोलेंगे? तो देखो सिंपल सी बात, ए बराबर बी है तो ए कितना के है? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप बराबर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ये इक्वल तब होगा जब इसकी कंपोनेंट इक्वल हो। आई वाले को देखो, आई वाले को देखो, क्या है? ए एक्स बराबर बी एक्स। जे वाले को देखो, जे वाले को देखो, क्या आ जाएंगे? ए वाई बराबर बी वाई। के वाले को देखो तो क्या आ जाएगा? कितना? ए जेड बराबर क्या? बी जेड। दो वेक्टर इक्वल होंगे जब आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट क्या रहे? सेम। आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के की कोफिशिएंट इक्वल रहे। मैं लिख देता हूं, टू
टू वेक्टर इज इक्वल इफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर इक्वल। नोट कर लो जल्दी में। दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर तब बोलेंगे जब कोफिशिएंट आई कैप, जे कैप और के कैप की क्या रहे, सेम रहे। देख लिए, लिख लिए, समझ लिए। हो गए? बोलो। चलो हटा दो। चलो अपन इसके आगे देखते हैं, अभी समय है थोड़े। चलो 6 वेक्टर पढ़े, 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर अपन पढ़ चुके हैं, अभी और आने वाले हैं। कोलिनियर, कोप्लिनियर सब पढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 6 तरह के वेक्टर पढ़े और 7th में अपन लिखते हैं। सेवंथ में लिखते हैं, हेडिंग लिखो आप एंटी पैरेलल वेक्टर। सॉरी, एंटी पैरेलल तो पढ़ चुके हैं, निगेटिव वेक्टर। 7th में आप हेडिंग लिखो निगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, सिंपल सी बात देखना, दो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। नेगेटिव वेक्टर, उस दो वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम। मैग्नीट्यूड सेम मतलब लेंथ सेम है, बट उसकी डायरेक्शन क्या रहे, नेगेटिव। मतलब क्या है सर इसका? मतलब है कि ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। सही है। डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो जल्दी बताओ तो आप। डेफिनेशन अपन कैसे लिख सकते हैं? टू वेक्टर इज said to be negative vector if their magnitude is equal but direction is opposite। डायरेक्शन इज अपोजिट। मतलब जैसे यहां पे कि इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मतलब इसका ये है कि देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। दो वेक्टर निगेटिव वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या रहेंगे, सेम। और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। सही है कि नहीं? डेफिनेशन वाइज आसानी है इसमें। नेगेटिव वेक्टर कोई ऐसा नहीं रॉकेट साइंस है इसके पीछे। हम एक नया साइंस पढ़ेंगे कुछ। सिंपल सी बात है कि दो वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर तब बोलेंगे जब मैग्नीट्यूड क्या रहे, इक्वल, और डायरेक्शन क्या रहे, अपोजिट। समझ गए? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन, लिखो मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं, कुछ स्टेटमेंट देता हूं और आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। समझे? स्टेटमेंट लिखते जाते हैं। स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट है ऑल द
एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर, इज नेगेटिव वेक्टर। सोच करके बोलो ट्रू या फॉल्स, कि सभी के सभी एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होगा। ये सही है या गलत है? बोलो। सिंपल सी बात, एग्जांपल मान के देखते हैं ना। ये तो सर ए है, ये तो सर बी है, ये बी है। क्या ये नेगेटिव है? नहीं है। नेगेटिव के लिए मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है। यहां मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ऊपर वाले का कम है, नीचे वाले की ज्यादा है, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है। तो नेगेटिव तो है, एंटी पैरेलल तो है ये, बट नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ऑल द एंटी पैरेलल वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर, फॉल्स है। सॉरी, फॉल्स में टिक कर रहे हैं, फॉल्स है। स्टेटमेंट सेकेंड, ऑल द नेगेटिव वेक्टर, ऑल द नेगेटिव वेक्टर इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी नहीं एंटी, समझे? एंटी पैरेलल या एंटी, एंटी इज एंटी पैरेलल, ये सही है। ऑल द नेगेटिव वेक्टर, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या ये एंटी पैरेलल है? हाँ है। क्या ये नेगेटिव है? हाँ है। तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू और फॉल्स में से ट्रू है। चलो और स्टेटमेंट देखते, तीसरा, ऑल द पैरेलल वेक्टर, ऑल द पैरेलल वेक्टर इज इक्वल वेक्टर्स, इज इक्वल वेक्टर। सही है गलत है? जल्दी बताओ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। ये तो देख करके लग रहा, देखो इधर, ऐसा ए ऐसा बी, दुनिया में कौन सा गधेरा ऐसा है जो बोलेगा ए बराबर बी के है? क्या ये पैरेलल है? है। बट क्या ये एंटी पैरेलल है? नहीं है। है क्या? हम हैं सर गधेरे। क्या ये एंटी पैरेलल है? सॉरी पैरेलल है? हाँ है। क्या ये इक्वल है? नहीं, तो ये फॉल्स है। लिख लिए। फोर्थ में इसका उल्टा लिख दो। पहला वाला शायद नोट कर लिए होंगे आप, पहला वाला आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको फोर्थ में लिखते हैं कि ऑल द इक्वल वेक्टर इज, इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर। ये बात तो मुझे सही और सही लग रहा है। ऑल मतलब सभी, जनरलाइज कर रहे हैं, ये ट्रू है। ये ए वेक्टर और ये ए वेक्टर, दुनिया में ऐसा कौन है जो बोलेगा ये दोनों पैरेलल नहीं है? पैरेलल है और इक्वल भी है। सही नहीं है? अगर पैरेलल है, इक्वल वेक्टर है तो पैरेलल होगा ही होगा, बट पैरेलल है तो इक्वल होगा, ये बात सही नहीं। समझे? तो इस तरह से अपन ने 4 स्टेटमेंट देखा। कोई दिक्कत है? कहीं थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछो। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। पूरे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, आपके हर एक डॉट कराए जाएंगे। उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। सही है? अपन सोच रहे कि थोड़े बहुत 12th के चैप्टर भी स्टार्ट करें।
देखते हैं अभी 12th के चैप्टर में, क्योंकि बोर्ड में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो कोई टॉपिक हो नहीं समझ में आ रहा है तो अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद पे दुनिया कायम है, कि आपको सब समझ में आए होंगे, है कि नहीं? लगे रहो सर, आप उम्मीद करते रहो। आज यहीं तक रखते हैं, कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे। ओके बाय।